हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर सेकंड की हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो क्लास है आप लोगों की, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की आप लोगों की क्लास रहने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर आप लोगों की कौन सी है, तो ये क्लास नंबर जो है वो आप लोगों की 3 रहने वाली है। और इसमें हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछली क्लासों में अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने आप लोगों को, अगर हम लोग पिछली क्लासों को देखते हैं तो मैंने आप लोगों को व्यवसाय, जैसे मान लो कि अगर 1 नंबर की बात कर रहे हैं, क्लास नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने व्यवसाय अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में, प्रकृति के बारे में, क्षेत्र के बारे में, महत्व के बारे में, ऐसी बहुत सी बातें मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 1 में बताई थी। अगर हम लोग क्लास नंबर 2 की बात करते हैं, और 2 में मैंने आप लोगों को उपयोगिता के बारे में और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में मैंने 1 घंटे से ऊपर की क्लास आप लोगों की ली हुई थी। और उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यू कराए थे, जो आए हुए हैं और जो आते हुए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में मांग की, मांग मतलब कि डिमांड की, और मांग के नियम के, और मांग के प्रकार। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग आज जानेंगे मांग के बारे में। और हो सकता है कि ये टॉपिक आप लोगों का एक बार में कंप्लीट ना हो, तो ये मानिए कि आप लोगों का ये पार्ट 1 है। ये पार्ट हम लोगों का 1 नंबर रहने वाला है। और जब हम लोग करेंगे तो इसका हो सकता है कि दूसरा पार्ट भी आए। ये मेरा पूरा मुझे लग रहा है कि हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट जो है वो चीज़ों को नहीं किया है, तो हम लोगों को सेकेंड पार्ट भी करना होगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इन सभी को आप लोगों को करना है, ये आप लोगों पर वेस्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक है हम लोगों का, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आज की टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि मांग का अर्थ। सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि मांग का अर्थ। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि मांग के अर्थ में, मतलब कि मीनिंग ऑफ डिमांड। मांग क्या है? मांग को हम लोग समझते तो हैं कि डिमांड होती है। प्रत्येक मतलब कि ग्राहक हो, उपभोक्ता हो, चाहे कोई भी हो, किसी ना किसी वस्तु की डिमांड अवश्य रहती है। तो अब हम लोग समझते तो हैं कि मांग है, मांग होती क्या है इसको भी जानते हैं, लेकिन शब्दों में उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्रियों ने मांग को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी वस्तु की मांग, इसकी वे विभिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं, जिनको कोई भी व्यक्ति दी हुई विभिन्न वैकल्पिक कीमतों पर एक दिए हुए समय में खरीदता है। मांग के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो मांग के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मांग के तत्व कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि मांग के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की मांग, इसकी ये भिन्न भिन्न मात्राएं। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति मान लो कि एक वस्तु को, मान लो चीनी की अगर हम लोग बात करते हैं, चीनी एक वस्तु है। चीनी की कोई व्यक्ति 2 किलो मांग करेगा, कोई व्यक्ति 200 किलो मांग करेगा, कोई व्यक्ति 100 ग्राम मांग भी कर सकता है। 100 ग्राम भी उसको मांग कर सकता है। तो मतलब कि अलग अलग एक ही वस्तु है, किसी वस्तु की मांग, उसकी भिन्न भिन्न मात्राएं होती है, जिनको कोई व्यक्ति दी हुई विभिन्न वैकल्पिक कीमतों पर दिए हुए समय में खरीदता है, तो वही उसकी मतलब कि उस वस्तु की मांग कहलाती है। मांग के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहले कि मांग के लिए आप लोगों में सबसे पहले जो तत्व हैं वो है कि प्रभावपूर्ण इच्छा का होना आवश्यक है। प्रभावपूर्ण इच्छा का होना आवश्यक है। ये नहीं है कि बिना इच्छा के अगर आप खरीदते हैं तो वो मांग नहीं मानी जाएगी। उसमें इच्छा जरूर होनी चाहिए, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। आपका मन ही नहीं है
ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये मांग नहीं है। निश्चित कीमत होनी चाहिए, वस्तु की क्या होनी चाहिए, वस्तु की निश्चित कीमत होनी चाहिए और निश्चित उसको समय होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए। ये 3 तत्व जो होते हैं ये मांग के 3 तत्व होते हैं। मांग के 3 तत्व होते हैं, मांग के 3 तत्व होते हैं। ठीक है। तो मांग के तत्वों के बारे में हम लोगों ने समझा कि मांग के 3 तत्व कौन से होते हैं, और मांग को समझा कि किसी वस्तु की मांग इसकी भिन्न भिन्न मात्राएं होती है, जिसको कोई व्यक्ति दी हुई विभिन्न वैकल्पिक कीमतों पर एक दिए हुए समय में खरीदता है, उसे हम मांग कहते हैं। अब बात आती है, मांग को तो समझ लिया है, मांग के तत्वों को भी समझ लिया है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं कि इच्छा वर्ड एक अलग वर्ड है और प्रभावपूर्ण इच्छा मतलब कि इफेक्टिव। देखो ऐसा होता है कि आदमी की इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन सभी इच्छाओं को पूरा करना असंभव है। ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो, व्यक्ति में क्या हो, सबसे पहले वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो। पहली बात, प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब यह यहाँ पे है कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो। अब ऐसा नहीं है कि हम बिना इच्छा के कोई वस्तु खरीदते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो अगर वस्तु तो प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त साधन भी होना चाहिए। तो दूसरी बात है कि इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में साधन हो, ये इनकी दूसरी है। और अगर हम तीसरी बात इसमें ही करते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा में कि साधन को व्यय करने की तत्परता हो। ऐसा नहीं है कि हमें वस्तु भी चाहिए, हम सोच रहे हैं कि हमें वस्तु भी प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारे पास साधन है, ठीक है, पर्याप्त साधन भी है, लेकिन उसको हमारा खर्च करने का मन नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वस्तु को प्राप्त कर लें हम और हमारा साधन मतलब कि जो धन है वो भी खत्म ना हो और हमें वस्तु मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, साधन को व्यय करने की इच्छा हो, व्यय करने की तत्परता हो। ठीक है। तो ये प्रभावपूर्ण इच्छा में है कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो, पहली बात। दूसरी बात है कि इच्छा तो है, लेकिन उसको पूर्ति करने के लिए, जो इच्छा हमें प्राप्त करनी है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो। अगर हम सोचते हैं कि हमें कार खरीदने की हमारी इच्छा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सबसे पहले कार खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास कार खरीदने के लिए साधन होने चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए। और तीसरी बात कि जो साधन है मतलब कि जो पैसा है उसको खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, तभी हम वस्तु को खरीद सकते हैं और तभी वो हमारी क्या कहलाएगी, तभी वो हमारी मांग कहलाएगी। ठीक है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो वो हमारी मांग नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब यहाँ पर क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं निश्चित कीमत की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं कि निश्चित कीमत का मतलब यहाँ पर क्या है। निश्चित कीमत की बात, अब निश्चित कीमत का मतलब है यहाँ पर कि, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि मांग हमेशा एक निश्चित कीमत पर की जाती है। निश्चित कीमत पर की जाती है। मांग हमेशा एक निश्चित कीमत पर की जाती है, बिना कीमत बताए
मांग नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी इच्छा है कार खरीदने की, ठीक है, हम साधन भी व्यय करने के लिए तैयार हैं, हम मतलब साधन भी है हमारे पास और हम साधन को व्यय करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कार का जब तक हमारा मूल्य नहीं होगा पता, तब तक हम कैसे उसको खरीदेंगे, और खरीदें जब तक मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम कैसे खरीदेंगे, तब अगर मूल्य नहीं पता होगा तो वो मांग भी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए मूल्य, वस्तु की कीमत भी एक मांग में आती है, मांग के तत्व में आती है, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं मांग निश्चित समय की, और समय का अगर हम लोग बात करते हैं कि मांग का संबंध सदैव एक निश्चित समय से होता है। अगर हम लोग इसमें लिखना चाहते हैं तो इसमें भी हम लोग आराम से अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि मांग का संबंध सदैव एक निश्चित समय से होता है। एक निश्चित समय से होता है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग प्रतिदिन, प्रति सप्ताह की बात करते हैं, प्रति सप्ताह, प्रति माह की बात करते हैं, और प्रति वर्ष की बात करते हैं। तो इसमें जो है मांग, अगर हम लोग बात करते हैं दिन प्रतिदिन की बात करें, चाहे हम लोग प्रति माह की बात करें, चाहे हम लोग प्रति सप्ताह की बात करें, तो मांग का एक निश्चित समय भी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 तत्वों को पढ़ा, मांग के बारे में पढ़ा और 3 तत्वों को पढ़ा, और अच्छी तरीके से हम लोगों को मांग के बारे में एक एक बात क्लियर हो गई है। और मांग के तत्व याद रखिए कि मांग के तत्व 3 होते हैं। और प्रभावपूर्ण इच्छा में भी याद रखिए कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो, इच्छा को पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, और साधन को व्यय करने की तत्परता हो। बहुत से कंजूस लोग होते हैं, उनके पास साधन तो होते हैं लेकिन वो व्यय करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, तो वो लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बात आती है अब नेक्स्ट में, और नेक्स्ट लिखा हुआ है मांग तालिका। अब मांग तालिका अगर पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा कि मांग तालिका 2 प्रकार की होती है। मांग तालिका 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। मांग तालिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है वो मैंने लिख रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मांग तालिका के बारे में समझ लेते हैं कि भिन्न भिन्न कीमतों पर क्रय की जाने वाली किसी वस्तु की मात्रा की तालिका को हम लोग मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी होती है बाजार मांग तालिका, ठीक है। व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। तालिका का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर एक वस्तु है, मान लो कि चीनी की अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर हम लोग क्या बात करते हैं चावल की, ठीक है। तो चावल की मतलब अलग अलग हम लोग बात करते हैं। जैसे वस्तु की मांग तालिका हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि अगर वस्तु चावल की कीमत की बात करते हैं तो चावल की एक तरफ हम लोगों ने लिख देते हैं रुपयों में कीमत, ठीक है, मूल्य लिख देते हैं चावल का। हम लोग एक साइड में, एक सेकंड यहाँ पर ही बनाएंगे। चावल है, वस्तु का नाम क्या है? चावल। और एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया है इसका मूल्य, और एक तरफ लिख दिया है इसका मांग, इसकी मांग लिख दी है हम लोगों ने, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, एक ही वस्तु है, याद रखिए यहाँ पर एक ही वस्तु है। उसको मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत मांग तालिका को समझते हैं। चावल है, एक मतलब की वस्तु है, उसके रेट अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले उसके रेट थे 10 रुपये, फिर हुए उसके 9 रुपये, फिर उसी वस्तु के हुए यहाँ पर 8 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद उसके रेट हुए 7 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से उनके रेट लिखे हुए हैं। अब अगर 10 रुपये की वस्तु है तो उसकी मांग जो है वो 100 यूनिट मांगी जाती है। 100 यूनिट मांगी जाती है। 9 अगर वस्तु के रेट देखो, पहले थे 10 रुपये, पहले थे कितने? 10 रुपये।
अब वस्तु के रेट कितने हो गए हैं, तो अब वस्तु के रेट जो है वो 9 रुपये हो गए हैं, 10 रुपये से घट गए हैं, माइनस हो गए हैं 1 रुपये। अब घट गए हैं तो सीधी सी बात है कि अगर वस्तु के रेट कम हो जाते हैं तो उसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। तो अब हम लोगों ने पहले 100 यूनिट खरीदते थे, अब पहले 100 यूनिट की मांग थी, अब उसकी मांग कितनी हो गई है, 120 यूनिट की। अब वस्तु के रेट 9 से और घट गए हैं, 8 हो गए हैं, तो यहाँ पर वस्तु की मांग जो है वो कितनी हो जाती है, 140 यूनिट हो जाती है। और वस्तु के रेट अब 7 हो गए हैं तो वस्तु की मांग और हो जाती है कितनी, तो वो हो जाती है 200 यूनिट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एक वस्तु है और एक वस्तु की जो मांग में लगातार मूल्य में परिवर्तन होता है तो ठीक उसी प्रकार से उसकी मांग भी बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि जिस मांग तालिका में यह मालूम होता है कि कोई व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। जैसे चावल का हमें पता चल गया कि चावल के अगर 10 रुपये रेट हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो 100 यूनिट खरीदता है। अगर चावल के रेट 9 रुपये हो जाते हैं तो व्यक्ति 120 यूनिट खरीदता है। अगर चावल के रेट 8 रुपये हो जाते हैं तो व्यक्ति 140 यूनिट खरीदता है। और अगर चावल के रेट 7 रुपये हो जाते हैं तो व्यक्ति 200 यूनिट खरीदता है। ये मांग तालिका में हम लोगों ने समझा, ये व्यक्तिगत मांग तालिका है कि चावल तो एक ही है, लेकिन अगर उसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता है तो उसकी जो मांग है उसमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। और ये मांग तालिका आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब बाजार मांग तालिका क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। बाजार में क्या होता है कि बाजार में बहुत सी वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर एक ही वस्तु की बात की है हमने, तो इसको भी समझ लेते हैं कि बाजार मांग तालिका अगर हम लोग बात करते हैं तो बाजार में किसी वस्तु के सभी ग्राहकों की सामूहिक मांग पर आधारित मांग तालिका को हम लोग बाजार मांग तालिका कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी और एक व्यक्ति है डी। ये 4 व्यक्ति हैं। इन 4 व्यक्तियों के नाम हैं ए बी सी डी। अब ए व्यक्ति जो है वो वस्तु अगर हम लोग लिख देते हैं, वस्तु के रेट अगर 1 रुपये होते हैं, वस्तु के रेट अगर 2 रुपये होते हैं, वस्तु के रेट अगर 3 रुपये होते हैं, तो अगर 1 रुपये होते हैं तो ए मांगता है 5 यूनिट, और बी मांगता है 6 यूनिट, और सी मांगता है 4 यूनिट, और हम लोग सी तक ही रखेंगे। तो इस प्रकार से ए ने मांगे 5 यूनिट, बी ने मांगे 6 यूनिट और सी ने मांगे 4 यूनिट। अगर वस्तु के रेट 1 से अगर 2 रुपये हो गए, मतलब यहाँ पर रेट बढ़े हैं, अगर 1 रुपये से अब 2 रुपये पर हो गए हैं तो ए ने 5 की जगह अब कितने मांगे हैं, 4 यूनिट की मांग की है। ठीक है, अब बी जो 6 मांगते थे अब उनके जो यूनिट हैं वो 5 हो गए हैं, और सी जो 4 यूनिट मांगते थे उनके यूनिट कितने हो गए हैं, 3। ठीक है, अब वस्तु के रेट यहाँ पर देखो कि 2 से फिर 3 रुपये हो गए हैं, मतलब फिर से रेट बढ़े हैं। तो अब ए जो है वो फिर से मांग अपनी कम करेंगे, और मांग अब कम करके कितनी आएंगे, तो पहले 4 मांगते थे, अब उनकी मांग कितनी है, 3 यूनिट की। बी की मांग कितनी है, अगर बी की मांग करते हैं तो बी 4 यूनिट पर आ गए हैं, और सी जो है वो 2 यूनिट पर आ गए हैं। अगर हम इनको ही देखें, जब वस्तु के रेट 1 रुपये हैं तो ए मांगते हैं 5 यूनिट, बी मांगते हैं 6 यूनिट और सी मांगते हैं 4 यूनिट। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, ये तो इनकी व्यक्तिगत मांग तालिका है, ये इनकी एक एक करके अगर हम लोग देखते हैं तो ये इनकी व्यक्तिगत मांग तालिका है। ये इनकी क्या है, तो ये इनकी व्यक्तिगत मांग तालिका है। अब ये अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये इनकी व्यक्तिगत मांग तालिका है। ये इनकी क्या है, तो ये इनकी व्यक्तिगत मांग तालिका है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ दीजिए, 5 और 6 हम लोगों के 11 और 4 15। तो इनकी अगर हम लोग बाजार मांग की बात करते हैं तो ये बाजार मांग है। बाजार में तो बहुत से व्यक्ति होते हैं, तो अब हमने जोड़ दिया है कि ए की मांग, बी की मांग और सी की मांग। वैसे अगर हम देखते हैं तो इनकी व्यक्तिगत मांग तालिका इनके इंडिकेशन में है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये मांग अब कितनी हो जाती है, तो ये मांग हो जाती है हमारी 15 यूनिट। कितनी हो जाती है, 15। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये 4 और 5 9, 9 और 3 12 यूनिट, ये हो जाती है बाजार मांग हो जाती है 12 यूनिट। और इनको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है 9 यूनिट।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग तालिका से ही हम लोगों ने बाजार मांग तालिका को बना लिया है। बाजार मांग तालिका को हम लोगों ने इस प्रकार से बना लिया है। अच्छी तरीके से आप लोगों को व्यक्तिगत मांग तालिका, देखो यहाँ पर अगर हम लोग ए व्यक्ति की बात करें या बी व्यक्ति की बात करें या सी व्यक्ति की बात करें तो ये व्यक्तिगत मांग तालिका है। जब हम इनको तीनों को जोड़ देंगे और बाहर इनकी टोटल मतलब कि इनकी मांग को देखें तो इनकी टोटल जो है वो 15 यूनिट है, तो ये बाजार मांग तालिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को अब बताएंगे हम लोग मांग वक्र क्या होता है। मांग वक्र के बारे में ज़्यादा नहीं है, इसको हम लोग यहीं से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बातें हम लोगों को मांग वक्र की हाईलाइट करनी होंगी और कुछ बातें हमें लिखनी भी होंगी। कौन कौन सी बातें हैं उनको देखते हैं। तो मांग वक्र की बात करते हैं, डिमांड कर्व, इसे बोलते हैं डिमांड कर्व। अगर हम लोग बात करते हैं तो जब मांग की तालिका को, मांग तालिका भी मैंने बताया, जब मांग की तालिका को किसी रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं। तो इतना कठिन भी नहीं है मांग वक्र। तो मांग तालिका मैंने बनाई, ठीक है, हाँ बनाई, आपको मालूम है। उसको अगर हम रेखा चित्र के द्वारा, उसको अगर हम रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मांग वक्र कहते हैं। सैमुअल्सन के शब्दों में अगर हम लोग बात करते हैं तो मांग तालिका का चित्रण करना मांग वक्र कहलाता है। एक अन्य विद्वान का मत है कि मांग एवं मूल्य के बीच कार्यगत संबंध के रेखा गणितीय प्रस्तुतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि मांग वक्र आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि एक पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। क्या वो पॉइंट है, उसको अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टार मार्क करके हम लोग उसको लिख देते हैं कि जो अधिकांश मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। अब मांग वक्र किस प्रकार से हम लोग अगर बनाते हैं तो हम लोग उसको भी बात कर लेते हैं कि मांग वक्र हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लो कि इस प्रकार से हम लोगों ने, देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये मूल्य हैं हमारे, क्या है, इनको हम लोग अलग पेन से लिख देते हैं कि ये हमारे मूल्य हैं। ठीक है, ये हमारी वैल्यू जो है, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे जब रेट थे, अगर हम लोग उनकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर पहले रेट थे 100 रुपये, ठीक है, ये, और अब हो गए हमारे 90 रुपये। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे मूल्य हो गए। ठीक है, ये 100 रुपये हैं और ये 90 रुपये हैं, यहाँ पर ये 90 रुपये हैं, ये 100 रुपये हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मात्रा का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है मांग। ठीक है, अगर वस्तु के रेट जो हैं वो 100 रुपये अगर हैं तो हम मांग जो है वो कितने यूनिट की करते हैं, तो यहाँ पर मांग जो है वो हम 10 यूनिट की करते हैं। और अगर वस्तु के रेट नीचे मतलब कि 100 से अब 90 रुपये हो गए हैं तो 90 रुपये हो जाएंगे, तो वस्तु के रेट अब कम हो गए, और कम हो गए तो हम जो मात्रा पहले 10 यूनिट मांगते थे, अब हमने अपनी मात्रा को कितना बढ़ा दिया है, 15 कर दिया है। तो 10 रुपये करने से हमारे जो रेट हैं, मतलब कि अगर वस्तु के रेट मूल्य कम होते हैं तो हमारी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, हमारी जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मूल्य में कमी हुई है लेकिन मात्रा में हमारी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन बिंदुओं से खींचती हुई एक लाइन खींचते, इन बिंदुओं से होती हुई अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी डिमांड कर्व कहलाती है। ये डिमांड कर्व है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी ओर दिखाई देती है। तो अधिकांश जो मांग वक्र हैं नीचे दाहिनी ओर झुकते हैं। ऐसा कारण यही है कि जब वस्तु के रेट कम होते हैं, अब देखो अपवाद में हम लोग जो विरोधाभास है, जो आलोचना है, उसको हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, वो भी बताएंगे।
अगर यहाँ पर देखो कि सामान्यतः सभी व्यक्तियों में ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि जब कोई चीज़ महंगी होती है, मान लो हम लोग प्याज की बात करते हैं, प्याज जब महंगा होता है तो हम उसकी जो मांग है, जैसे मान लो कि हम जो प्याज है उसकी मांग हम लोग कम करते हैं, और जब प्याज सस्ता हो जाता है, जब प्याज हमारा सस्ता हो जाता है तब हम लोग उसकी मांग को बढ़ाते हैं ना, ऐसा ज़्यादातर सभी लोग करते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं करते हैं, तो ऐसा ये अपवाद है। ठीक है, उनको आप लोग मत समझिए। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा होता है कि जैसे मान लो जब हम लोग कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो वो कहता है कि अगर आप यहाँ पर 250 ग्राम अगर कोई चीज़ लेते हैं, 250 ग्राम अगर चीज़ लेते हैं तो आपको इतने की पड़ेगी, लेकिन अगर 1 किलो चीज़ खरीदते हैं तो आप लोगों को वो चीज़ थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। तो सस्ती चीज़ ज़्यादातर लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं कि सस्ती होगी तो अब उसको खरीद लो। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि जब वस्तु के रेट थे 100 तो व्यक्ति ने 10 यूनिट मांगे, लेकिन जैसे ही उसके रेट 90 हुए तो व्यक्ति ने मांग अपनी बढ़ा दी है और 15 यूनिट पर आ गया है। तो यहाँ पर जो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर मांग तो कम हुई है, सॉरी मूल्य तो कम हुए हैं लेकिन मात्रा बढ़ी है। तो इस प्रकार से हम लोग यानी यहाँ पे एक लाइन खींचती हुई ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसीलिए ये लाइन जो है वो दाहिनी ओर झुकते हुए दिखाई देती है और नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और ये बात मैंने कहाँ से बनाई है, तो इनको ध्यान में रखते हुए बनाई है। इन बातों को, ये जो मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, देखो ध्यान से। अगर वस्तु के रेट पहले 10 रुपये थे तो वहाँ पर यूनिट कितने थे? 100, और जैसे ही उसके 9 रुपये हुए तो व्यक्ति ने मांग अपनी बढ़ा दी है। देखो बढ़ा दी है ना। तो यहाँ से मैंने जो ग्राफ बनाया है वो यहीं से बनाया है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब मांग तालिका को किसी रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है तो उसे हम लोग मांग वक्र कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है? एक एक बात क्लियर होगी आप लोगों को। नहीं अगर समझ में आता है तो फिर भी आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को सारी बातें बताने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करने वाले हैं मांग के प्रकार की, तो मांग के प्रकार अगर पूछे जाते हैं तो मांग के प्रकार जो हैं वो सामान्यतः यहाँ पर लिखा हुआ है कि मांग को मुख्य रूप से तीन रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन मांग के अन्य रूप भी होते हैं। उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मांग के अन्य रूप कौन कौन से होते हैं। तो मांग के प्रकार में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने वाले हैं हम लोग कीमत मांग के बारे में। अब कीमत मांग क्या होती है? तो प्राइस डिमांड इसे कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस, मतलब कि कीमत मांग को यहाँ पर अगर समझते हैं कीमत मांग, अब यहाँ पर हम लोग अभी मैं आप लोगों को 2 लाइन में समझा देता हूँ कि कीमत मांग क्या है। जैसे मान लो कि एक वस्तु के रेट हैं आज 10 रुपये, तो 10 रुपये जब हैं तब वस्तु को हम कितना मांगते हैं? वस्तु के हम 2 यूनिट मांगते हैं। लेकिन वस्तु के रेट फिर कम हो गए हैं, और कम होकर अब कितने रुपए हो गए हैं? पहले थे 10 रुपये, अब थे 8 रुपये। तो कीमत में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि 10 रुपये की चीज़ है, अब हमें 8 रुपये की मिल रही है। तो सिंपल सी बात है कि जब चीज़ महंगी होती है तो हम उसको यूज कम करते हैं, और जब चीज़ सस्ती होती है तो उनको यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। तो जैसे ही ग्राहक ने देखा कि 8 रुपये की चीज़ हो गई है, मतलब पहले 10 रुपये की चीज़ मिलती थी अब वो 8 रुपये की हो गई है, तो उन्होंने कितनी खरीदी है? फिर यहाँ पर 4 यूनिट उसके खरीद लिए हैं। तो इस प्रकार से जब कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं कि कीमत मांग से अभिप्राय इन्होंने लिखा हुआ है कि वस्तु की उस मात्रा से है, कीमत मांग से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है। किसके द्वारा? उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है। निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर मांगी जाती है। बात आती है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसकी मांग कम हो जाती है। अब जैसे मान लो कि आज अगर रेट, जैसे मान लो कि पहले थे 8 रुपये, तो व्यक्ति कितना मांगता था? 4 यूनिट मांगता था। जैसे ही वस्तु के रेट यहाँ पर बढ़े, 8 रुपये की चीज़ जो है वो अब 10 रुपये की हो गई है, तो जो व्यक्ति ने पहले 4 डिमांड करता था उसने कितने मांगे हैं? फिर अब वहाँ पर वो 2 वस्तुएं मांगने लगा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि ये एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं कीमत मांग को समझते हैं। कीमत मांग
कीमत मांग। और कीमत मांग में जैसे मान लो कि अगर वस्तु के रेट 1 रुपये हैं, 1 रुपये की वस्तु है और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आइसक्रीम। वस्तु का नाम क्या है? आइसक्रीम। ठीक है, 1 रुपये की अगर आइसक्रीम है तो उसको हम कितने खरीदते हैं? 4 यूनिट। तो उसके हम कितने यूनिट खरीदते हैं? 4 यूनिट। और जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी है, वस्तु की कीमत बढ़ी है, अब 1 रुपये से कितनी हो गई है? 2 रुपये। तो अब हमने यूनिट भी कम कर दिए हैं और 3 यूनिट हम आइसक्रीम खरीदते हैं। 3 यूनिट हम आइसक्रीम खरीदते हैं। अब जैसे ही वस्तु के रेट 3 रुपये हो गए हैं और बढ़े हैं, वस्तु के रेट, आइसक्रीम के रेट और बढ़े हैं, तो हमने आइसक्रीम को और कम कर दिया है और कितने खरीदने लगे हैं? फिर हम 2 ही यूनिट खरीदते हैं। और जैसे ही आइसक्रीम के रेट 4 रुपये होते हैं और हमने आइसक्रीम कितनी खरीदी है? मात्र 1 यूनिट हमने यहाँ पर खरीदी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वस्तु की कीमत जो है अगर 1 रुपये है, 1 रुपये से फिर 2 रुपये हुई, 2 रुपये से फिर 3 रुपये और 3 रुपये से फिर 4 रुपये। तो इसी प्रकार से अगर 1 रुपये की चीज़ है तो 1 रुपये की चीज़ है तो वस्तु व्यक्ति ने कितनी खरीदी है? 4। और जैसे ही अगर वस्तु के रेट 4 रुपये हुए हैं, मतलब कि 1 से सीधे 4 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर यूनिट भी कम कर दिए हैं व्यक्ति ने। मांग मतलब उसकी कम हो गई है, तो यहाँ पर मांग जो है वो कम हो जाती है। 1 यूनिट यहाँ पर मांग, पहले वस्तु के 4 यूनिट मांगते थे, अब हम मात्र 1 यूनिट मांगते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है। ये ऐसा एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, हो जाएगी। और वस्तु की कीमत घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाएगी। अगर यहीं पर अगर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं कि 4 रुपये की कोई चीज़ है, तब हम कितनी मांगते हैं? 1 यूनिट। और जैसे ही 1 रुपये की चीज़ हुई, हमने कितने यूनिट मांगे हैं? 4 यूनिट। तो इसको सीधा और उल्टा दोनों तरफ से सोचिए, ध्यान से समझिए, तो हम लोगों को 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। कोई इतना बहुत कठिन रूल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य बातें समान रहें। शब्द का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? तो अन्य बातें समान रहें का अभिप्राय है कि जिस समय विशेष पर उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है, उस समय उपभोक्ता की आय, रुचि, व्यवहार एवं उसके आय स्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्य बातें समान रहनी चाहिए और अन्य बातों में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी रुचि नहीं बदलनी चाहिए, उसका व्यवहार नहीं बदलना चाहिए और उसका आय स्तर भी बदलना नहीं चाहिए। तो ये अन्य बातें समान रहनी चाहिए, तभी हम लोगों का जो है ये कीमत मांग को हम लोगों को समझ में आ पाएगा। ठीक है, दूसरा मांग का प्रकार जो लिखा हुआ है और दूसरा जो प्रकार लिखा हुआ है कि आय मांग। अब आय मांग को समझते हैं और आय मांग को यहाँ पर बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि सामान्यतः आय मांग का अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है। आय मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मान लो व्यक्ति की आय आज 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, तो वो कम वस्तु की मांग करेगा। ठीक है, और जैसे ही अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है और आय 20,000 हो जाती है तो व्यक्ति फिर ज़्यादा वस्तु की मांग करेगा। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर आपकी आय जो है वो 10,000 है तो आपके खर्चे अलग होंगे, और अगर आय बढ़ जाती है तो आपके खर्चे कुछ अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोग फ़ोन को ही ले लेते हैं कि अगर हमारी आय है, अभी हम सिंपल मोबाइल और छोटा मोबाइल चलाते हैं, अगर हमारी आय जो है हो सकता है ना भी चलाते हों, लेकिन आय में अगर परिवर्तन होता है तो हम लोग महंगे फ़ोन, महंगी कारें, इस प्रकार के खर्चे जो हैं वो करते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम लोग मांग को भी समझ में आ जाता है कि सामान्यतः यहाँ पर लिखा हुआ है कि आय मांग का अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समय अवधि में अपनी आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है। आय मांग वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री, इस बात को तो आप लोग अंडरलाइन ही कर लीजिए कि कहाँ के अर्थशास्त्री, जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजल के नाम पर एंजल वक्र भी कहा जाता है।
एंजल वक्र भी कहा जाता है। आय मांग यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तु की प्रकृति पर निर्भर होती है। वस्तुएं दो वर्गों में बांटी जा सकती हैं। कुछ वस्तुएं श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं और कुछ वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं। तो घटिया वस्तुएं कुछ होती हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट की, उस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे हम लोगों को इस बात में पॉइंट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है कि आय मांग के इस पूछा जाता है, ठीक है, इस विरोधाभास पर मतलब कि यहाँ पर एक विरोधाभास नियम दिया गया है। वो किसने दिया है, ये बात मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है कि आय मांग के इस विरोधाभास पर इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था, ठीक है। तथा उन्हीं के समानार्थ, ठीक है, उन्हीं के समानार्थ इसे हम गिफिन विरोधाभास भी कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि उसे क्या कहते हैं, गिफिन विरोधाभास भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आय मांग के बारे में कि आय मांग वक्र को किसने कहा, आय मांग वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजल नाम पर इसको जाना जाता है और इसीलिए इसे एंजल वक्र भी कहते हैं। आय के विरोधाभास नियम को किसने दिया है, तो रॉबर्ट गिफिन ने दिया है। और वो कहाँ के थे, तो याद रखिए कि वो कहाँ के थे, तो वो इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। और वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होती हैं श्रेष्ठ वस्तुएं और एक होती हैं घटिया वस्तुएं, जैसे मोटा अनाज है, मोटा कपड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनको क्लासीफाई किया है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं तीसरी मांग के प्रकार की, और मांग के अन्य प्रकार भी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक एक करके अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को आप लोगों को बताएंगे, फिर उनके मल्टीपल चॉइस भी करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर आड़ी मांग अथवा तिरछी मांग इसे कहते हैं, क्रॉस डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु Y की मांग में परिवर्तन होता है, उसे हम आड़ी मांग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, चाय है, एक वस्तु है चाय और एक वस्तु है कॉफ़ी, ठीक है। अगर चाय के मान लो मूल्य जो है, चाय के मूल्य जो हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब कि तीर जो ऊपर बना हुआ है तो इसको समझिए कि मूल्य बढ़े हैं। तो अगर चाय के मूल्य बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति जो है वो क्या करेगा कि चाय की मांग को कम कर देगा। चाय की मांग क्या होगी, चाय की जो मांग है वो कम होगी। तो भाई चाय की मांग अगर कम होगी तो वस्तु जो है, व्यक्ति क्या करेगा, कॉफ़ी को पीना शुरू कर देगा। और यहाँ पर जो चाय की मूल्य बढ़े, देखो ध्यान से, चाय के मूल्य बढ़े हैं और किसकी मांग बढ़ जाएगी,
किसकी मांग बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको लोग कम मांग करेंगे, चाय की मांग कम करेंगे क्योंकि इसके रेट महंगे हैं। तो यहाँ पर इसकी कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, चाय की मांग यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि चाय के मूल्य अगर बढ़ जाते हैं तो कॉफ़ी की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर चाय की मांग की बात करते हैं तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इसी कहते हैं क्रॉस डिमांड इसे कहते हैं कि अगर एक देखो चाय के मूल्यों में परिवर्तन हुआ है और चाय के मूल्य में परिवर्तन होने से कॉफ़ी की मांग यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। अब यहाँ पर बात आती है कि क्रॉस डिमांड, यहाँ पर ये संबंधित वस्तुएं अगर बात करते हैं तो ये संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो एक वस्तु को कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, इन्हें सब्स्टिट्यूट वस्तुएं कहते हैं, और एक होती हैं पूरक वस्तुएं, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो ये दो हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लिया होगा कि आड़ी मांग को मैंने बता दिया है चाय और कॉफ़ी के एग्जाम्पल से। ठीक है, अब बात आती है कि मांग के अन्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मांग के अन्य प्रकार जो हैं उन्हें कहते हैं, मांग के अन्य प्रकार में जो है सबसे पहली जो है प्रकार वो है संयुक्त मांग। अब संयुक्त मांग की अगर हम लोग बात करते हैं तो संयुक्त मांग में लिखा हुआ है कि यह मांग पूरक मांग का ही एक रूप है। यह मांग जो है वो पूरक मांग का ही एक रूप है। जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, तब ऐसी मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग मांगते हैं गेंद को, तो गेंद के साथ हम लोग बल्ला भी मांगेंगे, तो इसे कहते हैं संयुक्त मांग। अगर जूता मांगते हैं, जूता यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जूता की अगर हम लोग मांगते हैं तो मोजे की भी मांग बढ़ेगी। अगर जूता की मांग बढ़ती है, जूते की मांग अगर बढ़ती है तो सिंपल बात है कि मोजे की मांग भी बढ़ेगी। अगर स्कूटर की डिमांड बढ़ती है, स्कूटर की अगर मांग हम लोगों की बढ़ती है, स्कूटर की मांग बढ़ेगी, तो सिंपल बात है कि पेट्रोल तो इसी में लगेगा ना, तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। इसीलिए ये संयुक्त मांग के एग्जाम्पल जो हैं मैंने लिख दिए हैं कि ये संयुक्त मांग के एग्जाम्पल। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। ठीक है, संयुक्त मांग में एक वस्तु का प्रयोग दूसरे के अभाव में नहीं किया जाता। जैसे मान लो गेंद ले ली, बल्ला ना ले, तो इसका मतलब ही नहीं है। ठीक है, स्कूटर अगर ले लिया है तो पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो स्कूटर चलाएंगे कैसे। तो ये संयुक्त मांग मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि संयुक्त मांग में एक वस्तु का प्रयोग दूसरे वस्तु के अभाव में नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात आती है हम लोगों की दूसरे मांग के अन्य प्रकार की। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, इसे लिखा हुआ है व्युत्पन्न मांग। अब व्युत्पन्न मांग क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मांग क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न होती है या हो जाती है, तो इस मांग के प्रकार को हम लोग व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाली उत्पत्ति के साधनों की मांग में वृद्धि होती है। यही कारण है कि उत्पत्ति के साधनों की मांग जो है वो व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि इनकी मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसके उत्पादन में ये साधन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रयोग किए जाते हैं। अगर सीमेंट की मांग बढ़ती है तो सिंपल बात है कि जो सीमेंट में जो वस्तुएं लगती हैं, चूना पत्थर है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी मांग ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं उत्पत्ति के साधन। ठीक है, जो साथ में यूज होते हैं। बात आती है नेक्स्ट में, और नेक्स्ट लिखा हुआ है सामूहिक मांग। और सामूहिक मांग का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है, मतलब एक वस्तु जो है वो दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है। जैसे अगर हम लोग दूध की बात करते हैं तो दूध तो है हम लोगों का कई उपयोगों में होता है, इसका उपयोग जो है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग उपयोग खोया बनाने में भी करते हैं। ठीक है, खोया बनाने में, पनीर बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। दूध का यूज हम लोग मट्ठा बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूध का यूज हम लोग घी के यूज में भी इसको लेते हैं। तो इस प्रकार से कई जो हैं एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है, तब ऐसी मांग को
ऐसी मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे कोयला, अब कोयला की यहाँ पर बात करते हैं तो कोयला जो है वो सामूहिक मांग में आएगा। क्यों आएगा? जैसे घरेलू खाना बनाने के लिए, घरेलू मतलब कि घरों में घरेलू उपयोग में कोयला यूज होता है। ठीक है, बिजली के उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, और रेलगाड़ियों में उपयोग करते हैं। तो एक वस्तु की मांग जो है, एक कोयला की मांग जो है कई जगह पर की जाती है, तो इसे सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे यहाँ पर बिजली का उपयोग भी हम लोग कई जगह पर करते हैं। तो कोयला अनेकों प्रयोग में प्रयोग किया जाता है। जैसे घर में भोजन बनाने हेतु, रेलवे में इंजन शक्ति हेतु और कारखानों में भट्टी का ईंधन आदि। इस प्रकार से हम लोग ये कोयला जो है इसको समझ सकते हैं कि कोयला एक संयुक्त मांग का उदाहरण है। दूध भी हम लोगों का संयुक्त मांग का उदाहरण है। खोया बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, मट्ठा बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, पनीर बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो कई जगह पर हम लोग दूध का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूध जो है वो सामूहिक मांग का एक उदाहरण हो जाएगा। और मैंने इसीलिए एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं कि आप लोगों को एक एक बात समझ में आए और मुझे कम से कम चीज़ें लिखनी पड़े। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे और भी क्लासें लेकर आऊँगा। पूरा मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ने वाला नहीं हो। MCQ क्वेश्चन भी मैंने देखो यहाँ पर लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए कि ये MCQ क्वेश्चन जो हैं वो मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को। 15 क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग ज़रूर करेंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो एग्जामों में ना आए हुए हो, और मैंने समझाने के बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, बात आती है यहाँ पर मांग का नियम। ठीक है, अब मांग का नियम जो है इसकी बात आती है, तो अगर आप लोगों को जो है यहाँ पर मांग का नियम लिखा हुआ है कि मांग और मूल्य के बीच गहरा संबंध है। मांग की और मूल्य की हमेशा गहरा संबंध होता है। मूल्य अगर नहीं है तो आप मांग नहीं कर सकते, और अगर मूल्य है तो मांग कर सकते हैं। तो इनके बीच में एक गहरा संबंध होता है। इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध होता है। इसी संबंध को मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात में अगर पूछा जाता है कि मांग का नियम क्या है, तो मांग और मूल्य के बीच में जो गहरा संबंध है उसे हम मांग का नियम कहते हैं। लेकिन मूल्य एवं मांग के मध्य का यह संबंध जो है वो विपरीत होता है। सिंपल बात है, ये विपरीत होता है। अगर देखो मूल्य जो है, अगर मूल्य बढ़ते हैं, मूल्य देखो यहाँ पर लिख देता हूँ कि मूल्य अगर बढ़ते हैं, मूल्य अगर यहाँ पर ये इंडिकेशन जो है ये बढ़ने का है। अगर मूल्य बढ़ते हैं तो सिंपल बात है कि मांग कैसी होगी, तो मांग कम होगी। तो मांग कैसी होगी? कम होगी, मांग कम होगी। और अगर मूल्य कम होते हैं तो मांग कैसी होगी? तो मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पर संबंध देखो, विपरीत संबंध है। ये विपरीत संबंध है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि मूल्य में और मांग के मध्य संबंध तो है, लेकिन कैसा संबंध है? विपरीत संबंध होता है। ठीक है, मूल्य में कमी मांग को बढ़ाती है। मूल्य में अगर कमी होती है तो मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। तो मूल्य अगर बढ़ते हैं तो मांग देखो घट जाती है। तो अतः मूल्य की विपरीत दिशा में मांग का परिवर्तन होता है। तो अन्य बातें यथावत होने पर ज्यों-ज्यों किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मांग घटती जाती है, और ज्यों-ज्यों कीमत घटती जाती है, वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। तो इसी के बीच के जो है संबंध को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। ये बात मैंने मांग के नियम की बताई हुई है। बताने को मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स जो है वो कई गहराई से बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक बात है कि अब जो मई में एग्ज़ाम है आप लोगों का, एग्ज़ाम जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्ज़ाम आप लोगों का जो है मई में, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से हम लोग जो कम बातें हैं उनको समझ रहे हैं और अच्छी तरीके से उनको पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को और गहराई में पढ़ना है इकोनॉमिक्स तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अलग से क्लास लेकर आऊँगा और बहुत गहराई में। यहाँ पर तो कम मैंने लिए, देखो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम लिए। जैसे स्थानापन्न वस्तुएं में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, और बहुत सी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को
कम ही बताई हैं, लेकिन बताई ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने कुछ बातें छोड़ी हूँ, छोड़ी कोई नहीं है, बस थोड़ा सा कम में बताया है, कम से काम चलाया है, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर हैं वो MCQ में हो चाहे डिटेल में हो, आप लोग कर ले जाएंगे, आप लोग अच्छी तरीके से उनको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जब मांग वक्र में कमी आ जाती है तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होता है। तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होता है जब मांग वक्र में कमी आ जाती है। मांग वक्र मैंने आप लोगों को बना के दिखाया है कि मांग तालिका के आधार पर हम लोग मांग वक्र बनाते हैं। तो बताइए कि अपरिवर्तित रहता है, अंशों से दूर चला जाता है, अच्छों से दूर चला जाता है, ठीक है, अच्छों की ओर चला जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर, जब मांग वक्र में कमी आती है तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होता है, ये आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जब मांग वक्र में कमी आती है तो याद रखिए कि वो अच्छों की ओर चला जाता है, अच्छों की ओर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को मांग वक्र बना के दिखाया है कि अच्छों की ओर वो चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों ने बनाया हुआ है इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से एक इंडिकेशन है। तो ये एक्स अक्ष है हम लोगों का, ये हम लोगों का एक्स वाई, और ये ओ अक्ष है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से डिमांड जो कर्व है लाइन इसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये एक्स अक्ष की ओर बढ़ती हुई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अच्छों की ओर चला जाता है, मांग वक्र में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता बचत को क्रेता की बचत माना है। तो ये जो नाम है इसको याद रखना है, ये इसको IMP क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो याद रखिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत माना है, क्रेता की बचत का नाम दिया है। तो वो विद्वान थे, रॉबर्टसन साहब थे, बोल्डिंग साहब थे, या फिर कैनिन साहब थे, या फिर चैम्बरलिन साहब थे। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत का नाम दिया है। तो कुछ बातें आप लोग MCQ से सीखने वाले हैं। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर है बोल्डिंग साहब थे। तो इसका नाम याद रखना है कि वो बोल्डिंग साहब थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 3 नंबर में कि परिपूरक वस्तु के मांग की वस्तु की स्थिति निम्न में से कौन सी होती है। परिपूरक वस्तु के मांग की वस्तु स्थिति में कौन सी होती है। तो यह एक्स अक्ष की समानांतर होती है, यह बाएं से दाएं की ओर नीचे झुकती है, या फिर इसका ढाल धनात्मक होता है, या फिर यह बाई अक्ष के समानांतर होती है। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाएं से दाएं नीचे झुकती हुई। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही आंसर, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगाया है। तो परिपूरक वस्तुओं के मांग की वस्तु की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वस्तु के रेट, यहाँ पर देखो कि वस्तु के रेट अगर यहाँ पर थे 100 रुपये, ठीक है, और वस्तु के रेट अगर 90 रुपये हो जाते हैं, तो वस्तु जो की मांग जो है यहाँ पर पहले 10 यूनिट थी, और अब व्यक्ति ने जैसे ही रेट 15 रुपये मतलब 90 रुपये हुए हैं, तो व्यक्ति ने मांग जो है वो 15 यूनिट की कर दी है। तो इस प्रकार से बाएं से दाएं नीचे झुकता हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से आड़ी मांग से क्या आशय है। आड़ी मांग का बताइए कि घटिया पदार्थों की मांग, या फिर वस्तु की वह मांग जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है, या फिर एक वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, तो घटिया की बात तो हम लोगों ने कोई की ही नहीं थी कि वस्तु की मांग जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण
उत्पन्न होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, जैसे हम लोगों ने चाय कॉफ़ी की बात की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है, हम लोगों का सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि मूल्य मांग वक्र कीमत में विभिन्न स्तरों पर निम्न में से किसे अभिव्यक्त करता है। मूल्य मांग वक्र जो है, मूल्य मांग वक्र कीमत में विभिन्न स्तरों पर निम्न में से किसे अभिव्यक्त करता है, तो वो उपभोक्ता की रुचि को अभिव्यक्त करता है, उपभोक्ता की मांग की विभिन्न मात्राओं को अभिव्यक्त करता है, या फिर उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तनों को अभिव्यक्त करता है, या फिर उपभोक्ता की आदतों को अभिव्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर जो है कि मूल्य मांग वक्र कीमत में विभिन्न स्तरों पर निम्न में से किसे अभिव्यक्त करता है, तो याद रखिए कि वो उपभोक्ता की मांग की विभिन्न मात्राओं को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है आप लोगों को, कि मांग की धारणा में निम्नलिखित तत्वों में किसका महत्व है, किसका महत्व है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि स्थान का महत्व बिल्कुल है, समय का महत्व है बिल्कुल है, कीमत का है बिल्कुल है, तो तीनों का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीनों का। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मांग के नियम का क्या अभिप्राय है, मांग के नियम का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर मांग के नियम की बात की है, तो मैंने बताया है मांग का नियम कि मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है, बताया है ना। ठीक है, विपरीत संबंध होता है, और ये मैंने डिस्क्राइब किया है ऊपर ही आप लोगों को। तो मांग को हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। ठीक है, तो किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, ये मांग के नियम में है। ठीक है, देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है, तो धनात्मक संबंध की तो बात की थी, लेकिन विपरीत संबंध की बात की थी। तो यहाँ पर किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है, या फिर किसी वस्तु की मांग एवं उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है, तो यही मांग के नियम की बात करता है। बाकी की तो नहीं ही बात करते हैं मांग के नियम के बारे में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही बिल्कुल आप लोगों का भी बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आती है 8वें नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में मांग का नियम क्या बताता है। चलो देखते हैं, मांग के नियम को हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि जब मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। ठीक है, मांग के नियम को क्या बताता है, चलो देखते हैं। घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, और घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं मांग का नियम जो है मैंने बताया था आप लोगों को, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र जो है आय मांग ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मांग निम्न में से किस पर निर्भर करती है। वस्तु की मांग निम्न में से किस पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय पर, उपभोक्ता की रुचि पर, उपभोक्ता की कीमत पर, या फिर अन्य वस्तु की कीमत पर। तो इसका सही आंसर, मांग के नियम के अनुसार वस्तु की जो मांग है वो निम्न में से किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिए कि मैंने बताया हुआ है कि वस्तु की मांग और मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या है, तो मूल्य का मतलब है कीमत। तो यहाँ पर जो है मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मांग जो है वो निम्न में से, मांग जो है मांग
किस पर निर्भर करेगी? मूल्य पर, और मूल्य का मतलब कीमत पर। तो उपभोक्ता की उस वस्तु की कीमत पर, उस वस्तु की कीमत पर जो है इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा के भी बताया है कि क्यों इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, सिंपल सी बात है कि अगर आज आपकी आय 10,000 है, कल 20,000 होगी, कल 30,000 होगी, तो आपके खर्चे भी अलग अलग होंगे। हो सकता है आप जो अनाज खाते हैं या चावल खाते हैं, फिर अभी आप लोग नॉर्मल चावल खाते हैं, फिर आप लोग बासमती खाएंगे और अच्छा चावल खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नमक आज आप लोग नॉर्मल यूज करते हैं, लेकिन फिर आप लोग और भी अच्छे नमक जो हैं उनको यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उस उपभोक्ता के लिए सामान्य वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांग घटती है, मांग स्थिर रहती है, या फिर मांग बढ़ती है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल, मतलब कि सामान्य वस्तुओं की मांग क्या होगी? सामान्य वस्तुओं की मांग यहाँ पर क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन घटिया वस्तुओं की मांग अगर हम लोग बात करते हैं तो घटिया वस्तुओं की मांग यहाँ पर कम होगी। तो याद रखना, सामान्य वस्तुओं की मांग तो बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, और 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वस्तु का उपभोग मूल्य विनिमय मूल्य से अधिक होता है, यह धारणा निम्न में से किस अर्थशास्त्री की है? एक वस्तु का उपभोग मूल्य विनिमय मूल्य से अधिक होता है, यह धारणा जो है वो किस विद्वान की है? तो याद रखिए उस विद्वान का नाम स्मिथ साहब हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बातें हम लोगों को जो परिभाषाएं होती हैं, जो थॉट होती हैं, उनको उसी प्रकार से लिखना होता है या फिर उनको याद करना होता है। बात आती है 12 नंबर क्वेश्चन की, और लिखा हुआ है कि कोट एवं गेहूं के बीच आड़ी मांग की लोच निम्न में से क्या होगी? कोट, एक तरफ कोट है और एक तरफ गेहूं है, के बीच आड़ी मांग की जो लोच है वो क्या होगी? शून्य होगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, या फिर इकाई होगी? तो याद रखिए कि यहाँ पर जो आंसर है, तो कोट की बात की है और गेहूं की, और आड़ी मांग तो इस प्रकार से नहीं होती है। मैंने चाय कॉफ़ी की बात की थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ए ही आप लोगों ने लगाया होगा, क्योंकि यहाँ पर आड़ी मांग को मैंने आप लोगों को बताया था, चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पर कोट की और गेहूं की बात की गई थी, तो यहाँ पर आड़ी मांग की लोच के बारे में शून्य होगी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन परस्पर विरोधी नहीं है? परस्पर विरोधी नहीं है मांग और पूर्ति, सीमांत आगम एवं सीमांत लागत, बचत और विनियोग, सीमांत उत्पादकता एवं औसत उत्पादकता। मतलब कि परस्पर विरोधी नहीं है पूछा है, तो परस्पर विरोधी जो है वो नहीं है। तो याद रखिए, तो इसका जो राइट आंसर है कि इसका राइट आंसर है सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता जो है वो परस्पर विरोधी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 14 नंबर में, कि एक ही मांग वक्र पर कीमत बढ़ने से मांग में कमी एवं कीमत घटने से मांग में वृद्धि को क्या कहते हैं? एक ही वक्र पर कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होगी, सिंपल है, और कीमत घटने पर मांग में वृद्धि होगी, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मांग में विस्तार अथवा संकुचन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने कहा था आप लोगों से कि हम लोग मांग को एक क्लास में नहीं हो सकता है, ठीक है। पहले ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि मांग का जो टॉपिक है वो 2-3 क्लासों में होगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। मांग की लोच को भी हम लोगों को अलग से करना होगा। किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में क्या मतलब कि करते हैं, तत्वों को निम्न में से क्या कहते हैं? तत्व में जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, परतंत्र चर कहते हैं, या फिर अनुपातिक चर कहते हैं। तो याद रखिए कि उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग स्वतंत्र चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर
कहते हैं तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बातें जानी हैं उनको थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को मांग का अर्थ बताया, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी क्लासें अच्छी लगती हैं तो एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मांग की तालिका के बारे में बताया, मांग तालिका कितने प्रकार की होती है। मांग वक्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। जो भी बातें गहराई से थी उनको गहराई से बताया, ठीक है। मांग के प्रकार की बात की, मांग के प्रकार कीमत मांग, आय मांग, ठीक है। और मैंने बात की आप लोगों की आड़ी मांग, ठीक है। आड़ी मांग में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। फिर उसके बाद मैंने मांग के अन्य प्रकारों में ज्वाइंट मांग बताया आप लोगों को। उसके बाद मैंने ड्राइव डिमांड बताया। उसके बाद हम लोगों ने सामूहिक मांग के बारे में बताया, विद एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने की कोशिश की। मांग के नियम को बताया और मैंने आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस कराई है। और ये क्वेश्चन जो है वो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामों में पिछली बार पूछे गए थे, और भी बताएंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।